अमूल ताड़पत्रों पर ये सभी लिखा गया है। बाद में उनका संरक्षण हुआ और अपने पास प्रिंटिंग होकर के आज 6 खंड आगम का ज्ञान बड़ी बड़ी पुस्तकों के रूप में लगभग 32 भाग या ऐसा करके कुछ उपलब्ध हैं, जिनका अध्ययन संघों में चलता रहता है। इस तरह ये वाचनाएं आचार्य श्री के सानिध्य में कई बार हुई। प्रारंभ में विद्वानों का एक विशेष मतलब समझ लीजिए कि उन्हें आमंत्रित कर और एक विद्वत सभा के रूप में षटखंडागम सूत्र ग्रंथों की वाचना होती थी। बाद में विद्वान भी अनुपलब्ध होते गए, उम्र दराज विद्वानों का आना जाना भी कम हो गया, कुछ लोगों की आयु पूर्ण हो गई, कुछ विद्वानों की। ऐसा करते हुए फिर आचार्य श्री ने संघ में ही स्वयं अपने द्वारा संघ को और उपस्थित त्यागी वृत्तियों के लिए लाभ देना शुरू किया। और आज भी षटखंडागम सूत्र ग्रंथ की वाचना समय समय पर संघ में चलती रहती है। आचार्य श्री के द्वारा ही वाचना होती है, विद्वज्जन आते जाते हैं, लाभ लेते रहते हैं। ऐसी वाचनाओं के संदर्भों में ललितपुर की वाचना का संदर्भ चल रहा था। विहार हुआ मध्य प्रदेश की ओर, और मध्य प्रदेश में प्रवेश करने के रूप में भी जबलपुर मड़िया जी का लक्ष्य बनाया। सन 88 का वर्ष चल रहा था। आचार्य श्री जबलपुर महानगर में प्रवेश किए। सामने सामने गुरुवर आचार्य श्री की मुनि दीक्षा की तिथि आ रही थी, चतुर्मास के पहले आती है। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की वह पावन तिथि है, जिसको वैसे भी ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। अब ये कहाँ पर कार्यक्रम होगा, काफ़ी जिज्ञासा लोगों में थी। संघ भी सोच रहा था कोई अच्छी जगह हो तो कार्यक्रम बनाएंगे और हम लोगों को अवसर मिलेगा आचार्य श्री का गुणगान करने का। समाज बंधु भी जागरूक थे, वो भी प्रयासरत थे कि जबलपुर महानगर सिटी में ही हो, लेकिन अनुमान ये लग रहा था कि आचार्य श्री का बिहार चल रहा है और मड़िया जी आचार्य श्री को चतुर्मास के लिए पहुंचना है, संभवतः बिहार जल्दी होगा। प्रवेश के पहले से ही लोगों ने वातावरण बनाना शुरू किया। साहित्यकार लोगों ने भी अपनी भावना रखी। आचार्य ने कहा देखो समय पर क्या होता है। जबलपुर में प्रवेश हुआ। आषाढ़ शुक्ला पंचमी की तिथि सामने कमेटी पंचायत के लोगों ने आचार्य श्री को जाके निवेदन किया। आचार्य श्री ने भी कहा ठीक है विचार करते हैं, और फिर बहुत आग्रह देख करके ये सोच करके कि अल्प प्रवासी सिटी में होना है, ठीक है समाज को अवसर दिया जाए, आशीर्वाद प्रदान कर दिया। कार्यक्रम की संयोजना संचालन के रूप में साहित्यकार सुरेश सरल जी को सौंपी गई। कमेटी ने आयोजना की। नवयक मंडल जबलपुर का एक बहुत सक्रिय नवयक मंडल है, उन सभी ने तैयारियां शुरू की। अब विचार ये आया कि इतना बड़ा आयोजन कहाँ पर करें, तो जितने भी स्थान देखे शहर के जो हॉल वगैरह होते हैं वो सभी अंदाज से कमेटी वालों को छोटे छोटे दिखे। हॉल बड़े बड़े थे, लेकिन आचार्य श्री का प्रवास है, कार्यक्रम है, ऐसा लगा कि उपस्थिति में छोटे पड़ जाएंगे। और जहाँ पर सुविधाएं हैं वो बहुत दूरियों पर भी हैं, आवागमन में सुविधा होगी। और मेन हार्ट ऑफ द सिटी जबलपुर लाडगंज मंदिर माना जाता है, बहुत बड़ी समाज है, तो यहीं पर रखा जाए। लेकिन समस्या ये थी कि रखा तो जाए, पर लाडगंज में तो इतनी बड़ी भवन की जगह नहीं है, वो तो सीधा कमानिया से फोहारा तक का पूरा मार्केट रोड जो है वो जाम कर लेते हैं। दोनों तरफ से कोई व्यवधान नहीं होता है और बड़े बड़े कार्यक्रम संपन्न करते हैं। काफ़ी दूरी है, चौड़ाव भी बहुत है। सभी ने तय किया कि कमानिया पर ही मंच लगा करके खुले में ही कार्यक्रम करेंगे। खुले में कार्यक्रम करेंगे, जगह बड़ी दिख रही, ये बात भी ठीक है, लेकिन समस्या ये दिख रही थी कि आषाढ़ का महीना था, बारिश बादल पानी का समय चल ही रहा था, रोज सुबह शाम कुछ ना कुछ होता ही था। लगा कि भाई कार्यक्रम कर लेंगे, सुविधाएं तो रहेंगी, समाज को पास के पास रहेगा, बड़ी जगह है, लेकिन मान लीजिए पानी वानी आ गया तो
ये दुविधा थी, क्योंकि बादल सुबह सुबह से लगी रहे थे। आचार्य श्री को निवेदन किया तो आचार्य श्री ने कहा, मौसम ऐसा है तो मैं क्या करूं, आप लोग देखो। बोले, गुरुदेव भवन वगैरह में तो कहीं जगह समझ में नहीं आ रही, खुले में ही समाज करना चाहती है, क्योंकि उपस्थिति बहुत होगी, आसपास से भी लोग आते हैं, और मौसम तो आचार्य श्री कहने लगे, मौसम तो मैं क्या करूं, मौसम तो नहीं गुरुदेव, आपका आशीर्वाद होना चाहिए और कार्यक्रम अच्छे से संपन्न होना चाहिए। आचार्य श्री कभी भी कोई विशेष आशीर्वाद जब किसी को देते हैं, किसी अवसर विशेष पर, वो आशीर्वाद पाने वाला नहीं समझ पाता है, जो बहुत निकट में रहते हैं ऐसे लोग ही समझ पाते हैं कि आचार्य श्री बहुत बड़े डिसीजन लेने के पहले अपना स्वर देखते हैं, और स्वर ज्ञान आचार्य श्री को बहुत गहराई से है। चंद्र स्वर, सूर्य स्वर जो चलते हैं ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से, जिनका महत्व होता है, स्वर विज्ञान आचार्य श्री का बहुत गहरा है। और हम लोगों ने कई बार देखा, कोई डिसीजन लेना हो आचार्य श्री को, कोई विशेष आशीर्वाद देना हो, तो वो कितने अच्छे तरीके से अपना स्वर देख लेते हैं, कोई समझ ही नहीं पाता। बात करते हुए उन्होंने कब अपने स्वर का अंदाज लगा लिया। यदि उस समय अनुकूल स्वर नहीं है तो कई बार आचार्य श्री टाल देते हैं कि ठीक है बाद में बात करते हैं, समय के बाद आ जाना, दोपहर को देख लेंगे। जो स्वर अनुकूल होता है या जो उसकी अपनी एक वो व्यवस्था है, उसके अनुसार जब उन्हें उचित लगता है तब वो अपना डिसीजन करते हैं। स्वर पर आचार्य श्री का विश्वास भी है और उनको गहराई से ज्ञान है, और ये सभी स्वयं अपनी साधना से ही उपलब्ध होते हैं, ऐसे सामान्य तरीके से सभी को उपलब्ध नहीं होते। तो आचार्य श्री ने कहा, हाँ ठीक है बताते हैं। समय सुबह का थोड़ा सा निकल गया चर्चाओं में। आहार के पहले पहले आचार्य श्री ने ऐसी बातचीत की और आचार्य श्री को लगा होगा तो बोले ठीक है कर लो, कमानिया पर कर लो। आचार्य श्री, लेकिन बारिश पानी का अंदेशा लग रहा है। हाँ है तो देखो ऐसा करो, ऐसा ही कार्यक्रम बनाओ कि 4:30 बजे तक आप सब फ्री हो जाएं। हाँ 4:30 बजे तक कार्यक्रम संपन्न होना चाहिए। अब आचार्य श्री के इसमें अभिप्राय क्या होगा ये तो लोग नहीं समझ पाए, लेकिन 4:30 बजे तक का समय आचार्य श्री ने दिया। हम लोगों ने कहा कि कार्यक्रम को शीघ्र प्रारंभ करना ताकि कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो। उसमें आचार्य श्री का दूसरा भी अभिप्राय था और वो बाद में प्रकट हुआ, किसी को कुछ मालूम नहीं था। कार्यक्रम सामयिक आहारचर्या के बाद में निर्धारित हो गया, बहुत अच्छे से कार्यक्रम की संयोजना हुई। गुरुमती माताजी का आर्य का संघ पनागर में था। आचार्य श्री का मंगल प्रवेश सुनते ही वह भी वंदना करने के भाव से सत्संग वहाँ पर पधारी। आचार्य श्री सामयिक के बाद मंच पर पहुँच रहे थे, कार्यक्रम सुनिश्चित हो गया था। आचार्य श्री के साहित्य पर, संस्कृत के शतकों पर सबसे पहली पीएचडी जिन्होंने लिखी थी वो डॉक्टर आशालता मलैया सागर की थी, प्रोफेसर थी, संस्कृत की अच्छी ज्ञाता थी। उन्होंने आचार्य श्री के साहित्य से प्रभावित होकर के सहज अपनी अंतर्भावना से ही आचार्य श्री के साहित्य पर पीएचडी की, और उनका विषय था शोध का संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक। संस्कृत शतक परंपरा, संस्कृत का ही उनका विषय था, संस्कृत शतक परंपरा और आचार्य विद्यासागर जी के शतक की तुलना की। पुराने समय में कैसे कैसे शतक संस्कृत में लिखे गए, फिर आचार्य श्री ने किस तरीके से लिखे। उन्हें उस आयोजन में विशेष रूप से आयोजकों ने संघ का निर्देश पाते हुए हम लोगों का विशेष अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित किया था। मुख्य उद्बोधन विद्वानों के रूप में, अतिथियों के रूप में उनका ही था। सामान्य से भूमिका और आदि तो औपचारिकताएं होती हैं, लेकिन मुख्य उनका उद्बोधन था। उन्हें अच्छा समय दिया गया, उन्होंने अपनी अच्छी विशेषताएं समाज के सामने
आचार्य के साहित्य को लेकर के रखी। आर्यिका संघ से दृढ़मती माता जी को थोड़ा अवसर दिया गया कि आप अपना कुछ भी भाव रखें, ऐसा कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ। और संघ में आचार्य ने मुझे भी संकेत दिया कि हाँ देख लेना, समय के अनुसार ही बोलना, थोड़ा बोलना लेकिन देख लेना। ऐसा करके नाम सबके सुनिश्चित हो गए। कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, सरल जी ने संचालन किया। अच्छी उपस्थिति आसपास के इलाके से, खुले वातावरण में, कोई ऊपर से नहीं, कोई कुछ नहीं, मंच बना है और एकदम खुला। दिगंबर गुरु आचार्य का मंच भी एकदम दिगंबर, पूरा का पूरा। प्रभावना का भाव, बहुत बड़ी समाज उपस्थिति, जबलपुर की ही पूरी हो जाए तो आसपास का इलाका पूरा भर जाए। ऐसे उस प्रभावना के प्रसंग में समाज ने अपने भक्ति भाव के कार्यक्रम संपन्न किए। उद्बोधन में दृढ़मती माता जी ने भी अपनी गणती व्याख्याओं को लेकर के, आचार्य श्री के सन तारीखों को लेकर के विशेष विषय रखे। अच्छी प्रभावना के विषय थे। मेरा नंबर आया तो मैंने भी अपना भाव रखा और बात रखते हुए हमने गुरुवर की तुलना साहित्यिक विधा में, जिस तरीके से साहित्य में बात आती है कि लोहा और पारस्य का बड़ा महत्व है। पारस अपने आप में एक महत्वपूर्ण धातु है। पारस मणि है। पारस का स्पर्श यदि लोहे को हो जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। इस प्रसंग को, प्रतीक को लेकर के हमने बात की कि देखो, लोहा तो लोहा ही होता है। लोहा को अच्छा सानिध्य ना मिले तो लोहे में जंग भी लग जाती है, और कुछ अच्छे काम में आना तो बहुत दूर की बात है। ऐसा लोहा किसी को लग जाए तो उसका जीवन भी खराब हो जाता है, सेप्टिक भी हो जाता है। जंग लगा लोहा किसी को लग जाए तो हमने कहा ऐसे जंग लगे लोहों को भी एक अच्छा सा जीवन प्रदान करने के लिए पारस की जरूरत बहुत होती है। और फिर हमारे गुरुवर ने ऐसे ऐसे जंग लगे लोहों को तो पहले ठीक ठाक किया और अपना स्पर्श दे करके स्वर्णमय बना दिया है। लेकिन एक बात मैं गुरुवर से कहना चाहता हूँ कि ये संस्कृत में और नीतिकारों ने जो बात लिखी, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई। क्या समझ में नहीं आई? कि पारस ने लोहे को सोना बनाया, कौन सा बड़ा काम कर दिया? सस्ती धातु को महंगी धातु बना दिया। लोहा सस्ता रहता है, सोना महंगा हो जाता है। तो लोग इसी में बहुत आश्चर्यचकित होने लगे, पारस ने लोहे को सोना बना दिया, पारस ने लोहे को सोना बना दिया। अरे, साहित्यकारों ने नीतियों में प्रशंसा तो कर दी, पर मुझे आज तक बात समझ में नहीं आई कि इतनी बड़ी प्रशंसा करने की जरूरत क्या थी। पारस ने लोहे को अपना स्पर्श देख करके सोना बना दिया। सस्ता लोहा महंगा सोना बन गया, लेकिन कीमत ही बढ़ गई, स्वभाव तो नहीं बदला। क्या स्वभाव नहीं बदला? अरे, लोहे की छुरी थी और पारस ने स्पर्श करके उस लोहे की छुरी को सोने की छुरी बना दिया। छुरी की कीमत तो बढ़ गई, लेकिन छुरी तो छुरी ही रही। स्वभाव कहां बदला? इसलिए मैं कहता हूं कि ये नीतिकारों की नीतियां अपनी जगह रखें, लेकिन हमारे गुरुवर पारस होते हुए भी ऐसे पारस नहीं थे जिन्होंने लोहे को केवल सोना बनाया, बल्कि ऐसे पारस थे कि अपना स्पर्श दे करके लोहे की छुरी को सोने की छुरी ही नहीं बनाया, बल्कि छुरी से छतरी बना दिया। और छतरी का काम तो एकदम अपने आप में बहुत अलग है। और यही महिमा हमारे गुरु रूपी पारस की है, जो प्राचीन परंपरा से देखने में आ रही है कि एक दिगंबर साधु किसी पर कृपा करता है,
एक आचार्य किसी भक्त और भव्य आत्मा को शरण देता है तो दीक्षा के संस्कार देते देते उसे केवल महत्वपूर्ण ही नहीं बनाता है बल्कि अपने समान बना लेता है। और ये गुरु रूपी पारस तो ऐसे पारस हैं जो लोहे को केवल सोना नहीं बनाते हैं बल्कि लोहे को स्वयं पारस बना देते हैं। अपना विषय मैंने रखा और अंत में एक बात और गुरुवर के चरणों में रख दी कि गुरुवर की प्रभावना अद्भुत है। खूब साहित्य गुरुवर ने लिखा है, खूब शिष्यों को तैयार गुरुवर ने किया है। ज्ञान सागर जी ने जितने शिष्य तैयार किए उनकी अपेक्षा आज देखो बहुत ज़्यादा शिष्य तैयार हैं। संघ को गुरुकुल ही बना दिया। ज्ञान सागर जी ने साहित्य लिखा, संस्कृत निष्ठ था, बड़ा था, लेकिन आज आचार्य ने जनोपयोगी बहुत बड़ा साहित्य तैयार कर दिया। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरुवर ने ज्ञान सागर जी महाराज जी से, ज्ञान सागर जी महाराज जी की अपेक्षा से साहित्य भी खूब लिख लिया और संघ भी खूब बड़ा तैयार कर दिया। शिष्यों पर शिष्य तैयार किए हैं। पर मैं एक बात गुरुवर के चरणों में दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर अपने जीवन में कितने भी शिष्य तैयार क्यों न करते रहें, इस बात पर अब जरा गौर तो होता है। मैंने आचार्य को देख करके ही बात रखी, भाव से बात रखी, समर्पण भाव से बात रखी, विश्वास के साथ बात रखी कि मैं गुरुवर के चरणों में एक निवेदन करना चाहता हूं, एक बात दावे के साथ कहना चाहता हूं कि गुरुवर ने भले ही बहुत शिष्यों को तैयार किया और जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें, पर एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा ज्ञान सागर जी ने किया है। एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर पाएंगे जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने किया है। पहले तो जरा ख्याल विशेष जा रहा था, लेकिन जब मैंने अपनी इस तरह की बात रखी तो मैंने सहज देखा गुरुवर के चेहरे पर बात को बदलने के रूप में मुस्कान आ गई कि कहाँ की बात कहाँ पर बदली। जीवन भर भी शिष्यों को तैयार क्यों न करते रहें गुरुवर, लेकिन एक भी शिष्य ऐसा तैयार नहीं कर सकते जैसा गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर जी ने किया है। और मैं ही नहीं, ये सारा संघ, ये सारी समाज ये भावना भाती है कि गुरुवर अपने जीवन में एक भी शिष्य वैसा तैयार ना करें जैसा गुरुवर ज्ञान सागर जी ने किया है, ताकि हमारे गुरुवर दुनिया में अद्वितीय और अनुपम बने रहें।